सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कल पिछली कक्षा में अपन ने पढ़ा था संगठन का आशय और संगठन की प्रक्रिया के बारे में अपन ने चर्चा की थी। तो प्रक्रिया का जो स्टेप था, प्रोसेस का स्टेप था, जिसमें बताया गया था सबसे पहले आपको जो काम करना होता है उसकी पहचान करो कि आपको कौन से काम करने हैं। फिर उसको आप क्या करो, डिवाइड कर दो, उस काम को बांट दो। फिर उसके बाद में अपन ने देखा था उसके कुछ डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। उससे क्या होगा, डिपार्टमेंट बनाने से आपको पता चल जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन से रिलेटेड जानकारी होगी, कॉस्ट डिपार्टमेंट कॉस्ट से रिलेटेड जानकारी होगी, परचेसिंग डिपार्टमेंट बनाया तो परचेसिंग से रिलेटेड जानकारी होगी। ये डिपार्टमेंट बनाने के बाद आपने क्या किया था, जितने भी वर्कर होते वहां हायर किए थे, उस वर्कर को वो काम या दायित्व या कर्तव्य उनको सौंपे थे कि आपको ये काम करना है। फिर उसके बाद में लास्ट स्टेप होता है रिपोर्टिंग वाला, जिसमें उस वर्कर को पता होना चाहिए और उस आगे वाले बंदे को भी पता होना चाहिए कि कौन सा बंदा किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे सूचना देगा, कौन किसके अंडर में काम करेगा, कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा। ये सब चीजें अपन ने पढ़ी थी संगठन की प्रक्रिया के तहत। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो दे रखा है संगठन का महत्व। संगठन क्यों जरूरी है, इसके कुछ बेनिफिट्स बताए गए हैं, इसकी आवश्यकता बताई गई है कि क्यों जरूरी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर संगठन क्यों जरूरी होता है। यदि आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट के अंदर प्रक्रिया वाला जो स्टेप आता है, प्रोसेस वाला, उसमें आपने देखा था नियोजन, संगठन, निर्देशन। तो ये भी एक तरह की क्या थी, प्रक्रिया होती है। तो इस प्रक्रिया के तहत आपका क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी इस संस्था के अंदर, तो कुछ पॉइंट दे रखे हैं संगठन के महत्व में। पहला पॉइंट दे रखा है आपका विशिष्टीकरण का लाभ। विशिष्टीकरण क्या होता है, यदि आपने प्रोसेस पढ़ा था उसके अंदर मैंने क्या किया था, डिवाइड कर दिया था काम को, अलग अलग उसका डिपार्टमेंट बना दिया। जैसे प्रोडक्शन मैंने डिपार्टमेंट बनाया तो उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर मैंने एक वर्कर को हायर किया, वो उसको काम करेगा। अब बंदा वो प्रोडक्शन से रिलेटेड ही काम करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, तो वो उस काम में क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा, अनुभव उसको मिल जाएगा, क्योंकि मैंने उसको कौन सा काम सौंपा, प्रोडक्शन से रिलेटेड ही मैंने उसको काम दिया है। तो उस प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी, जो भी कुछ काम होगा वो क्या होगा, उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा। यदि आप भी देखा होगा घर पे, यदि अपन एक ही चीज को 10 बार 12 बार 15 बार करते हैं तो आप उसमें क्या हो जाते हो, एक्सपर्ट हो जाते हो, उसका बेनिफिट आपको मिलता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी पहला जो है विशिष्टीकरण का लाभ क्या मिलता है, पूरी संस्था को मिल जाता है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए, उस अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग वर्कर हायर किया और वो बंदा उसी काम को करता रहेगा, बार बार करता रहेगा, तो उस काम में क्या हो जाएगा, अनुभव भी हो जाएगा और विशेषज्ञ मतलब एक्सपर्ट हो जाएगा। और उसका पूरा बेनिफिट क्या मिलेगा, पूरी जितनी भी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको मिलेगा। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया, विशिष्टीकरण का लाभ मिल जाता है किसके अंतर्गत, संगठन के अंदर विशिष्टीकरण का लाभ मिलता है, इसके लिए भी ये जरूरी होता है। दूसरा पॉइंट आपका दे रखा है कार्यों के संबंध में स्पष्टीकरण। कार्यों के संबंध में स्पष्टीकरण, जैसे आपने कोई ढांचा बनाया था, आगे आप पढ़ोगे संगठन ढांचे के बारे में, जिसमें आपने क्या किया, डायग्राम के थ्रू इसको बना दिया है। तो सब बंदे को पता है मुझे किसको कहना मानना है, किसका मुझे कहना मानना है, कौन मेरे अंडर में कितना काम करेगा, कौन सा काम मुझे दिया गया है। तो सब चीजों का एक स्ट्रक्चर बना होता है। जैसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ये आगे पढ़ोगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, फिर उसके बाद में आप पढ़ोगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का। तो इसके अंदर इसमें बताया कि ये बंदा किसका कहना मानेगा, ये वाला बंदा किसका कहना मानेगा, इसको कौन सी सूचना किसको देनी है, इसको किसको सूचना देनी, ये सब चीजें अलग अलग आप आगे पढ़ोगे। तो इससे बेनिफिट क्या हो जाता है, आपको काम के संबंध में पूरा स्पष्टीकरण मतलब व्याख्या बता दी है, मतलब एक्सप्लेन अच्छी तरह से कर दिया है कि आपको इसके अंडर में काम करना है, जो भी आपको वर्क दिया जाएगा आपको इसका कहना मानना है। कुछ भी काम से रिलेटेड आपकी कोई भी डाउट है, जितनी भी आपके शंकाएं हैं, वो क्या करेगा, ये वाला बंदा हैंडल करेगा। तो आपकी जितनी भी स्पष्टीकरण से क्या मिल जाता है, आपको पता है मुझे इसके अंडर में काम करना है, तो आपको क्लियर है कि कितना काम करना है, इसको कौन सी रिपोर्ट देनी है, ये सब चीजें आपने क्या कर दी, पहले से
उस ढांचे के रूप में आपने क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया, तो बाद में दिक्कत नहीं होगी कि नहीं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है किसका कहना मानूं किसका नहीं। पहले से क्लियर कर दिया आपको कि आपको इसके अंडर में काम करना है, इसको रिपोर्टिंग करनी है। यदि कोई भी डाउट हो आप इस बंदे से बात करोगे, अन्य किसी बंदे से बात नहीं करोगे, तो आपकी जो सूचनाएं होगी, इंफॉर्मेशन होगी, वो क्रमवत चलती भी रहेगी, किसी तरह का डाउट भी नहीं रहेगा, भ्रम आपका जो भी दिमाग में वो भी दूर हो जाएगा। तो इससे बेनिफिट क्या हो जाता है, दूसरा कार्य के संबंध में स्पष्टीकरण आपको मिल जाता है। ठीक है, कौन सा बंदा किसको रिपोर्ट करेगा, कौन बंदा क्या काम करेगा, किससे आदेश या ऑर्डर लेगा, उस आदेश की पालना करने के लिए उसके क्या दायित्व होंगे, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सब चीजें इसके अंदर क्लियर हो जाती है। किसमें, संगठन के अंतर्गत जब आप ढांचा बनाओगे। फिर तीसरा जो आपका पॉइंट दे रखा है, तीसरा पॉइंट है संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। संसाधन आपको पता है 3-4 होते हैं, 3 तरह के। पहला है मानवीय, दूसरा संसाधन वित्तीय, तीसरा कृत्रिम। मानवीय संसाधन में आपके जितने भी कर्मचारी वो आएंगे, वित्तीय मतलब पैसों से रिलेटेड, और कृत्रिम जिसके अंदर मशीनें, उपकरण, ये जब जो भी चीजें उस माल को बनाने में काम आती है वो ये संसाधन इसके अंदर आते हैं। मतलब भौतिक इसको कह सकते हैं, भौतिक संसाधन। तो आपने देखा होगा ये संसाधन जो होते हैं वो अच्छी तरह से क्या किए जाते हैं, यूज में लिए जाते हैं। यदि स्ट्रक्चर आपका तैयार है, ऑर्गेनाइजेशन का पूरा प्रोसेस आपने सिस्टमैटिकली कर रखा है, तो इससे क्या होगा, आपका जो मानवीय है, जैसे मान लो एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं, जैसे एक प्रोडक्ट मुझे बनाना है, 500 यूनिट बनानी है, उस 500 यूनिट को बनाने में मुझे कितने कर्मचारी चाहिए। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन मुझे करना है, एक कंपनी या कोई संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसको कितनी यूनिट बनानी है, उत्पादन कितना करना है, 500 यूनिट्स उसको बनानी है कोई चीज की। ठीक है, तो उसके बाद में उसने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि 500 यूनिट्स बनाने के लिए कितने मेंबर की जरूरत पड़ेगी, 100 मेंबर्स की, या 100 सदस्य की, या 100 कर्मचारी की। अब 100 कर्मचारी भी चाहिए, पहले से डिसाइड हो गया। फिर इसको बनाने के लिए मशीनें चाहिएगी, तो मशीनें कितनी चाहिएगी, मान लो राउंड ऑफ 50 मशीनें चाहिएगी। फिर कच्चा माल कितना मिलेगा आपको, कच्चा माल जितना इस मशीन को या प्रोडक्ट को बनाने में चाहिए तो उतना कच्चा माल उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो आपने क्या किया, पहले से ही पूरा ढांचा बना दिया है। तो 500 यूनिट बनाने के लिए 100 कर्मचारी है, तो 100 कर्मचारी को ही आप हायर करोगे, क्योंकि ये जो कर्मचारी होते हैं वो असीमित मात्रा में या बहुत ज्यादा होते हैं, जिससे क्या होगा, आपको ज्यादा कर्मचारी रखने की जरूरत नहीं होगी। फालतू का 100-2-3 कर्मचारी रखोगे, टाइम भी वेस्ट होगा, पैसा भी आपका जाएगा। तो आपने क्या किया, पहले से ही डिसाइड करें इसको यूनिट को बनाने के लिए 100 कर्मचारी की जरूरत होगी, तो 100 कर्मचारी आप पहले से ही डिसाइड कर लोगे। इतनी मशीनें होगी, इस मशीनों को इतने बंदे क्या करेंगे, यूज में लेंगे, कच्चा माल इतना चाहिएगा। तो आपने क्या किया, जितने भी ये रिसोर्स थे उसका अनुकूलतम उपयोग किया। मतलब किसी तरह का आपने मित वही, मतलब उसको क्या बोलते हैं, बेकार जिसको होता है ना, अनुपयोग जिसका होता है, मतलब अनुपयोग या अनावश्यक उपयोग जो होता है, उसको आपने नहीं किया। जैसे आपके पास इतना है तो आप पहले से इसको बना कर रख दोगे, तो आपका बेनिफिट क्या हो जाएगा, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग हो जाएगा, कोई भी संसाधन बेकार नहीं जाएगा। जितना सीमित मात्रा में है उसको आपने क्या किया, अच्छी तरह से इसको यूज लिया है। सब कर्मचारी को सिस्टमैटिक तरीके से मशीनें उपलब्ध करवा दी, कच्चा माल भी उपलब्ध करा दिया, तो अपना ध्यान वो किस पे करेगा, प्रोडक्शन बनाने में रहेगा, और मेन टारगेट उसका प्रोडक्शन बन जाएगा। और उसका टारगेट भी दे देते हैं कि प्रोडक्शन करने के लिए आपको मिनिमम 4 दिन 5 दिन इतना जो समय होता है उसके बेस पे हो जाएगा। तो संसाधनों का सदुपयोग करने में भी ये क्या करता है, संगठन मदद करता है। फिर उसके बाद में दे रखा है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट आपका है परिवर्तनों के अनुकूल।
जैसे ये ढांचा बन जाता है, संगठन का जो स्ट्रक्चर वो तैयार हो जाता है, बाय चांस कुछ चेंजिंग हो जाता है तो उस चेंजिंग के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, अपने ढांचे में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, मतलब उसमें सामंजस्य बैठा सकते हैं। पहले से मैंने ये डिसाइड कर लिया ये चीजें होगी, फिर अपन उसमें क्या कर सकते हैं, कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, उसमें सामंजस्य बैठा करके आप क्या कर सकते हो, उस परिवर्तन के अनुकूल अपना जो भी संगठन ढांचा है वो तैयार कर सकते हो। फिर पांचवा पॉइंट आपका कह रहा है कर्मचारियों का विकास। कर्मचारी के विकास के अंदर आप आगे पढ़ोगे, उसमें एक दे रखा होगा अधिकार अंतरण, उसका डिटेल में है। अधिकार अंतरण क्या होता है, जिसमें कोई मैनेजर होता है, अपना काम जो होता है किसी अन्य कर्मचारी को दे देता है, जिससे उसका काम क्या हो जाए, कम ही समय में पूरा हो जाए। जैसे वर्कलोड ज्यादा होता है तो वो क्या करता है, अपना जो वर्क होता है थोड़ा डिवाइड कर देता है, अपने कुछ राइट्स होते हैं वो ट्रांसफर कर देते हैं कर्मचारी को। अब कर्मचारी को यदि कोई मैनेजर काम दे रहा है, काम सौंप रहा है, तो काम सौंपने के साथ उसको कुछ राइट्स भी तो देगा कि आपको ये यूनिट्स बनानी है, इतनी यूनिट्स बनानी है। उसके लिए उसको राइट्स क्या दिए कि आप रॉ मटेरियल खरीद सकते हो, तो उसको पावर भी दे दी। तो ये क्या हो गया, इससे कर्मचारी कुछ नए नए जटिल काम होंगे जो कर नहीं पाएंगे, तो कर्मचारी कहेंगे ना नहीं सर मैं ये कर लूंगा, ये मुझे काम दे दीजिए, तो उनका भी विकास हो जाएगा। कर्मचारी अधिकार अंतरण के माध्यम से अपना जो डेवलपमेंट होता है वो अच्छी तरह से कर पाएंगे, जो आगे आप डिटेल में इसका बारे में पढ़ोगे अलग से। तो इससे क्या मिल जाती है, ये है संगठन का ही भाग, तो क्या मिल जाता है, संगठन के महत्व में कर्मचारियों का विकास भी क्या हो जाता है, अच्छी तरह से हो जाता है। फिर छठा पॉइंट आपका दे रखा है प्रभावी प्रशासन। प्रभावी प्रशासन, यदि सब चीजें अच्छी तरह से हो रही है, लोग अच्छी तरह से काम करने में एक्सपर्ट हो गए, दूसरा सबको पता है किसको क्या रिपोर्ट करनी है, साथ ही संसाधन का अनुकूलतम उपयोग हो रहा है, परिवर्तन के अनुसार अपने संगठन ढांचे को तुम कर रहे हो एडजस्ट, कर्मचारी का विकास हो रहा है, तो ये सब चीजें हो रही है, तो ओवरऑल आपका प्रभावी प्रशासन ही तो हो रहा है। मतलब जहां पर जो मैनेजर है जैसा उसको चाहिए था वो सब सिस्टमैटिक तरीके से, मतलब क्रमबद्ध तरीके से सब कुछ काम हो रहा है, तो इससे क्या मिल रहा है आपको बेनिफिट, प्रभावी प्रशासन का बेनिफिट आपको मिल रहा है। मतलब पूरी संस्था एक प्रभावी तरीके से काम कर रही है, आराम से काम कर रही है, सिस्टमैटिकली तरीके से काम कर रही है, किसको क्या काम करना है, कितने संसाधन इसको चाहिएंगे, क्या इसमें रिसोर्स होंगे, कहां से रॉ मटेरियल, सब चीजें पहले से डिसाइड है, बस काम बहुत सिस्टमैटिकली तरीके से चल रहा है। तो आपकी संस्था को बेनिफिट मिल जाएगा, वहां का जो मैनेजमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासन जो होता है वो बहुत इफेक्टिव तरीके से, प्रभावी तरीके से चलता है। लास्ट आपका लाभ का पॉइंट दे रखा है विकास एवं विस्तार। यदि सब काम अच्छी तरह से चल रहा है तो क्या होगा, ग्राहक में वृद्धि होगी, ग्राहक में वृद्धि हुई तो वो क्या होगा, विक्रय में आपकी वृद्धि हो जाएगी, विक्रय में वृद्धि होगी तो लाभों में वृद्धि हो जाएगी। जैसे वो प्रोडक्शन वाला एग्जांपल दिया था, यदि वो प्रोडक्शन अच्छी तरह से कर पाते हैं, कम पैसों में सब चीजें अरेंजमेंट होके सब काम अच्छी तरह से हो रहा है, तो ग्राहक भी आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, ग्राहकों की संख्या में ग्राहक आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपकी सेलिंग में वृद्धि होगी, सेलिंग में वृद्धि होगी तो लाभों में वृद्धि होगी, तो लाभ में वृद्धि होगी तो आप अपना विकास नहीं करोगे, उस संस्था का एक और नई ब्रांच नहीं खोल लोगे, उस संस्था को और ज्यादा अच्छी तरह से आप नहीं कर सकते। विकास और विस्तार में भी ये क्या करता है, संगठन महत्वपूर्ण होता है। कुल मिलाके कुल कितने पॉइंट दे रखे हैं, 7 पॉइंट दे रखे हैं। विशिष्टीकरण का भी लाभ मिल जाता है, कार्य के संबंध में सब चीजें स्पष्टीकरण होता है, संसाधन अनुकूलतम उपयोग हो जाता है, परिवर्तन के अनुकूल हो जाता है, कर्मचारी का विकास हो जाता है, प्रभावी प्रशासन हो जाता है और विकास और विस्तार के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं यदि वहां का संगठन जो है अच्छी तरह से हो तो। यदि संगठन अच्छी तरह से नहीं किया हुआ है, ढांचा अच्छी तरह से तैयार नहीं किया हुआ है, स्ट्रक्चर जो भी है, तो आपका क्या होगा, प्रभावी नहीं रहेगा। तो कुल मिला के संगठन के महत्व के कुल 7 पॉइंट दे रखे हैं। अब बात करते हैं संगठन ढांचे की।
संगठन ढांचे का आशय। संगठन ढांचे का आशय क्या कह रहा है? संगठन ढांचा एक रचना है जिसमें प्रबंधकीय एवं संचालनीय कार्यों का निष्पादन किया जाता है, कौमा मनुष्य के द्वारा मनुष्य की कार्यों व संसाधनों मनुष्य के कार्यों व संसाधनों में संबंध स्पष्ट किया जाता है, कौमा मानवीय भौतिक वित्तीय संसाधनों में समन्वय करते हुए संस्था के पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होता है। प्राप्ति में सहायक होता है। क्या कह रहा है? संगठन ढांचा एक रचना है जिसमें प्रबंधकीय और संचालक कार्यों का क्या किया जाता है? निष्पादन मतलब पूरा किया जाता है, कौमा मनुष्य के कार्यों में और संसाधनों में संबंध स्पष्ट किया जाता है, मानवीय भौतिक वित्तीय संसाधनों में समन्वय करते हुए संस्था के जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य है उसकी प्राप्ति में क्या होता है? सहायक। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। जब तुम घर बनाते होंगे तो घर बनाने से पहले एक नक्शा बनाया जाता है। यदि मम्मी पापा यदि घर बनाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले वो नक्शा बनाते हैं घर का। जो प्लॉट खरीदते हैं उस प्लॉट को फिर क्या करते हैं, वो एक सिस्टमैटिक तरीके से एक नक्शा बनाते हैं कि इस प्लॉट ये इतने बाय इतने का प्लॉट है तो उसमें पूरा सिस्टमैटिक तरीके से कि कितने का किचन होगा, कितना हॉल होगा, कितने रूम होंगे, कहां पर क्या चीजें होगी, तो एक ढांचा वो तैयार कर देते हैं, नक्शा बना देते हैं घर का। घर का नक्शा बनाओगे तो इसका बेनिफिट क्या होगा? नक्शा बनाने के बाद में जिस कर्मचारी को तुम दोगे घर बनाने का, जिसको तुम ठेका दोगे, जो घर बनाने वाला कंस्ट्रक्शन व्यक्ति है उसको तुम दोगे तो उसको 10 बार पूछना नहीं पड़ेगा कि रसोई कितनी बनानी है, किधर बनानी है, यहाँ पर क्या करना है। उसको नक्शा पकड़ा दिया, फिर वो नक्शे के अकॉर्डिंग क्या करेगा, पूरा अपना काम करेगा। और वर्कर भी उसको कितने हायर करने पड़ेंगे, सब चीजें कि इस घर को बनाने में इतने वर्कर की जरूरत होगी, इसमें इतना मटेरियल लगेगा, इसमें ये चीजें आएगी, तो सब चीजें क्या होगी उस नक्शे के माध्यम से उसने क्या की अरेंजमेंट कर ली कि इस तरह का इतने बाय का ये घर है, इसमें किचन इधर होगा, हॉल इधर होगा, ये ऐसे बनेगा वैसे बनेगा, तो कोई माथाफोड़ी नहीं होगी। घर का नक्शा बना दिया, जो बंदा काम करता है उसको दे दोगे, फिर आपको बस सामान प्रोवाइड करवाना है, वो भी सामान लिख के दे देगा, इतने इतने ट्रैक्टर की जरूरत होगी, ये सब चीजें। तो उस नक्शे के थ्रू ही उसने सब अपना काम क्या किया, आसानी से किया।
तो उसी तरह क्या होता है, संगठन जो होती है, संस्था जो होती है, वह संस्था क्या करती है, अपने जितने भी काम होते हैं उस काम को क्या करती है, एक ढांचे के रूप में, ढांचा मतलब आप एक प्रारूप कह सकते हो, डायग्राम कह सकते हो, उस डायग्राम के थ्रू वो क्या करती है, अपने काम को बांट देती है। जैसे ये खुद कह रहा है, संगठन ढांचा एक रचना है। रचना मतलब वो एक तरह का आप क्या कह सकते हो उसको, नक्शा, जिसमें प्रबंधकीय मैनेजर के जितने भी कार्य होंगे और उस पूरी संस्था को चलाने का, ऑपरेट करने के जितने भी कार्य होंगे वो क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है। क्योंकि उस ढांचे के अंदर ही आप सब चीजें एक्सप्लेन कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, आसानी से आपका काम होगा, मैनेजमेंट भी अच्छा होगा, साथ ही पूरी संस्था का क्या होगा, संचालन भी अच्छी तरह से होगा। फिर कॉमा लगा के खुद कह रहा है कि मनुष्य के कार्य और संसाधन, क्योंकि जहां पर जो संस्था होगी वहां वर्कर भी होंगे, तो वर्कर के कौन कौन से कार्य होंगे वो उस ढांचे में लिख दिया जाएगा, संसाधन कौन कौन से यूज होंगे वो उसमें लिख दिया जाएगा, स्पष्ट किया जाता है संबंध कि ये वर्कर ये मशीन यूज करेगा, इतने समय के लिए ये चीजें करेगा। तो इसमें इस ढांचे में मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। फिर मानवीय, भौतिक और वित्तीय संसाधन, तीन तरह के संसाधन, मानवीय वही कर्मचारी, दूसरा भौतिक मतलब मशीनें आपकी, और वित्तीय मतलब पैसा, उनमें कोऑर्डिनेशन किया जाता है। जैसे मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया, इस यूनिट को बनाने के लिए मैंने एक ढांचा तैयार कर दिया कि इसको बनाने में इतने कर्मचारी लगेंगे, तो उतने ही कर्मचारी मंगाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं मंगाऊंगा। दूसरा, इतनी मशीनें लगेगी, इतना कच्चा माल लगेगा, इतना पैसा इन्वेस्ट होगा। तो सब चीजों में मैंने क्या किया, कोऑर्डिनेशन ही तो किया है, एक दूसरे से रिलेट करते हुए मैंने क्या किया, सब चीजों में कोऑर्डिनेशन किया। इससे क्या होगा, संस्था का जो पहले से निर्धारित उद्देश्य है वो आसानी से प्राप्त हो जाएगा आपका। तो संगठन ढांचा हर कंपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो बनाती है। आगे आप पढ़ोगे उसमें बताया जाएगा कोई फंक्शन के आधार पर ढांचा बनता है। मान लो एक प्रबंधकीय है, संचालक ये आगे पढ़ोगे, उसके अंडर में उसने क्या किया, दो तरह के ढांचे होते हैं, वो आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसने काम को बांट दिया, एक तो हो गया प्रोडक्शन वाला मतलब उत्पादन, दूसरा हो गया विक्रय, तीसरा हो गया क्रय, चौथा हो गया विपणन, पांचवा मानव संसाधन। तो आपको पता है प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन लेनी होगी वो वहीं जाएगा। इसमें कितने बंदे काम करेंगे, कितनी मशीनें होगी, वो सब चीजें पहले से ही मैंने डिसाइड कर ली। ये किसको रिपोर्ट करेगा, इस वाले बंदे को। इसको कुछ इंफॉर्मेशन लेनी होगी उत्पादन से तो इससे लेगा। विक्रय सेल्स से रिलेटेड जितने भी क्या काम है वो जितनी भी रिपोर्ट होगी वो इसको देगा, ये वाला बंदा इससे पूछेगा। तो इससे क्या हो गया, आपका काम का आपने क्या बना दिया, एक स्ट्रक्चर बना दिया ना, ये डिवाइड कर दिया, उसके अंदर कितने वर्कर होंगे, इसके अंदर कौन कौन से काम होंगे, इसके अंदर कौन कौन सी मशीन होगी। ये क्या करती है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या कहीं भी आप जाओ, काम को यदि आप डायग्राम के थ्रू बताते हो तो वो काम आसानी से होगा। जैसे मान लो मुझे उत्पादन में पूछना है कि कितना प्रोडक्शन चल रहा है, तो मैं इस बंदे से नहीं पूछूंगा, आराम से उत्पादन विभाग के अंदर जो हेड बनाया गया उससे जाके पूछूंगा, वो कह देगा 100 यूनिट बन गई। और पता भी चल रहा है कि यहाँ पर केवल उत्पादन से संबंधित आपको जानकारी मिलेगी, उससे ज्यादा विक्रय की क्रय विक्रय की जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि नाम ही क्या है, उत्पादन वाला है। तो ये क्या हो गया, एक ढांचे के रूप में आपने क्या किया, अपने काम को एक नक्शा बना दिया कि किस तरह से कौन क्या काम करेगा, किसके अंडर में कितने वर्कर काम करेंगे, कौन सी मशीनें वो यूज करेगा, कितना कच्चा माल उसको दिया जाएगा, कितना उसको पैसा दिया जाएगा, सबका मैंने एक ढांचे के रूप में, नक्शे के रूप में उतार दिया, जिससे बाद में जाके आपके संस्था के जो उद्देश्य होते हैं वो आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तो संगठन ढांचे का आशय समझ में आ गए, एक तरह का नक्शा बोल दो या रचना बोल दो, जिसमें पूरा कार्यों का और प्रबंध से संबंधित जितने भी काम होते हैं वो पूरा किया जाता है। उसमें अपन डिटेल में बता दें मनुष्य के अंदर कौन से काम है, उसके रिलेटेड संसाधन कौन से होंगे, वो पूरी डिटेल में अपन कर सकते हैं। इसके अंदर भौतिक वित्तीय संसाधन में कोऑर्डिनेशन किया जाएगा, जिससे पूर्ण, ये हो गया संगठन ढांचे का आशय। फिर इसके अंदर एक और चीज दे रखी है, वो 1 नंबर में कभी कभी वो पूछ लेता है, वो पूछ लेता है 1 नंबर जितना क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर है प्रबंध के विस्तार, या प्रबंध का विस्तार से आप क्या समझते हो। आशय पूछेगा वो,
कि प्रबंध का विस्तार से क्या आशय है, क्या समझते हो, ये 1 नंबर का पूछता है हमेशा। ज्यादातर ये एग्जाम में पूछा जाता है जो उस ढांचे के अंदर पैराग्राफ में दे रखा है। तो क्या होता है, कह रहा है एक परिवेशक द्वारा अपने कितने अधीनस्थों को प्रभावपूर्ण ढंग से परिवेषण किया जाता है। क्या कह रहे हैं, एक परिवेशक के द्वारा अपने कितने अधीनस्थों को प्रभावपूर्ण ढंग से परिवेषण किया जाता है। मतलब सिंपल शब्दों में कहें, एक सुपरवाइजर है जो उसके अंडर में कितने अधीनस्थ को वो हैंडल कर सकता है। जैसे कहते हैं मॉनिटर बनाते हैं या ग्रुप भी बनाते हैं तो 5-5 का, कि पता है इसमें से ये लीडर 5 को ही क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। तो बड़ी बड़ी जो संस्थाएं होती है तो इसके अंदर ये कह रहा है कि जो परिवेशक होता है, जो निगरानी करने वाला होता है, निरीक्षण करता है जिसको कहा जाता है, वह अपने अंडर में कितने कर्मचारी को हैंडल कर सकता है, मतलब कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि एक बंदा 100 बंदों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी क्षमता नहीं होगी। तो ये खुद कह रहा है कि एक परिवेशक या एक सुपरवाइजर के अंडर में कितने कर्मचारी को वो प्रभावी तरीके से कंट्रोल कर सकता है, मतलब उसको ध्यान रख सकता है। मिनिमम 10 या 15 या उससे ज़्यादा जितनी उसकी कैपेसिटी होगी, उतना ज़्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं होगी। तो इसको क्या बोला जाता है, इस किताब की लैंग्वेज में प्रबंध का विस्तार बोला जाता है। 1 नंबर का पूछेगा कि प्रबंध का विस्तार से आप क्या समझते हो, तो आपको लिखना है एक परिवेशक के द्वारा अपने कितने अधीनस्थों को वो प्रभावपूर्ण ढंग से परिवेषण कर सकता है, उसको कहा जाता है। तो कुल मिला के आज अपन ने देखा, सबसे पहले अपन ने संगठन का महत्व देख लिया, उसके कुछ 7 पॉइंट थे। फिर अपन ने देखा संगठन ढांचे का आशय, जो इसके आगे प्रकार भी होंगे उसकी डिटेल में चर्चा करेंगे, उसका आशय अपन ने देख लिया। और 1 नंबर का एक आंसर देखा प्रबंध का विस्तार, जिसका ये आंसर है। अगली जब क्लास होगी उसमें अपन संगठन ढांचे के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 2 प्रकार होते हैं, एक फंक्शनल, दूसरा डिवीजन। उसमें कैसे ढांचा तैयार किया जाता है जो आपको बेनिफिट देता है संस्था को।